प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। सबसे पहले तो आप सभी को एनजेपी परिवार की ओर से हरियाणा दिवस की बधाई। 1 नवंबर 1966 को आज ही के दिन संयुक्त पंजाब से अलग होकर हरियाणा अस्तित्व में आया था, हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा आज 59 वर्ष का हो चुका है। आज हरियाणा 60वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 59 वर्ष के इस सफर में हरियाणा ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हम संक्षिप्त में हरियाणा की प्रगति की भी आपको जानकारी देंगे और राजनीतिक रूप से हरियाणा ने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, इस विषय में भी बताएंगे। हम यह भी बताएंगे कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के काल में किस तरह की प्रगति हुई, किस मुख्यमंत्री ने किस तरह से छाप छोड़ी, किसके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ। 3 लाल की पहले चर्चा होती थी, अब चौथे लाल भी छाप छोड़कर केंद्र में है, यानी बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल। इन चारों लालों के काम भी आपको बताएंगे। ओम प्रकाश चौटाला के काम भी बताएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम भी बताएंगे और बाकी मुख्यमंत्रियों की भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो 1966 से अब तक का संक्षिप्त प्रगतिनामा मैं आपको बता रहा हूँ। जब हरियाणा का गठन हुआ था तब प्रति व्यक्ति आय मात्र 608 रुपये थी। अब यह आय लगभग 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। जब हरियाणा बना था तब निर्यात मात्र 4.5 करोड़ रुपए का था और अब यह निर्यात जो है 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। इसी तरह जब हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो जब हरियाणा बना था तब 25.92 लाख टन खाद्यान्न पैदा होता था और अब लगभग 200 लाख टन खाद्यान्न पैदा होता है। 190 लाख टन से अधिक का आंकड़ा है। हरियाणा में दूध का उत्पादन उस समय मात्र 10.89 लाख टन था, जो अब बढ़कर लगभग 120 लाख टन पर पहुंच चुका है। उस समय हरियाणा में मात्र 2 चीनी मिलें थी, अब यह संख्या 15 के पास पहुंच चुकी है। कॉलेज उस समय 45 थे, अब 374 कॉलेज हैं। आप देख सकते हैं कितने कॉलेज किस तेजी से बने हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हमारे पास मात्र 1 यूनिवर्सिटी थी और अब इन यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़कर 58 हो चुकी है। ITI उस समय 60 थी, अब 200 के आसपास हैं। मेडिकल कॉलेज उस समय 1 था और अब लगभग 16 मेडिकल कॉलेज हमारे पास हैं। उस समय प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं पर मात्र 1 रुपये 90 पैसे खर्च होता था, जबकि अब यह राशि कई गुना बढ़ चुकी है। आपको हरियाणा की प्रशासनिक इकाइयों की भी जानकारी हम दे देते हैं। जिस समय हरियाणा गठित हुआ उस समय केवल 7 जिले थे हरियाणा में। आज जिलों की संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है और जल्दी इनकी संख्या और बढ़ने वाली है। जबकि अब हमारे पास 6 डिवीजन भी हैं। सब डिवीज़न 1970-71 में 31 थे, जबकि अब बढ़ कर के 80 हो चुके हैं। 70-71 में तहसीलें 36 थी, अब बढ़ कर के 94 हो चुकी है। उस समय आबादी 1 करोड़ से भी कम थी, जबकि अब हम लगभग 3 करोड़ को पार कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम आपको हरियाणा के अब तक के जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनके बारे में संक्षिप्त में बता देते हैं। सबसे पहले उनके कार्यकाल की बात बताते हैं। हरियाणा गठन के बाद चुनाव नहीं हुए थे, पंजाब से अलग हुआ तो पहली बागडोर हरियाणा की संभाली पंडित भगवत दयाल शर्मा ने। उनका कार्यकाल छोटा रहा, उसके बाद चुनाव हुए। पंडित भगवत दयाल शर्मा 1 नवंबर 1966 को शपथ ली। 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे नेता थे। दूसरा मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला राव वीरेंद्र सिंह को। राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी से थे। 24 मार्च 1967 को उन्होंने शपथ ली और 20 नवंबर 1967 तक वह मुख्यमंत्री रहे। विशाल हरियाणा पार्टी थी उनकी, उन्होंने खुद अपनी पार्टी का गठन किया था। राव वीरेंद्र सिंह पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो संयुक्त विधायक दल के नेता चुने गए थे, संयुक्त विधायक दल के बल पर मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद फिर चुनाव हुए। 21 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक चौधरी बंसीलाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे। इसके बाद 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक कांग्रेस के नेता बनारसी दास गुप्ता पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने कमान संभाली और 5वें मुख्यमंत्री के रूप में 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक जनता पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला। इसके बाद हुआ चौधरी भजनलाल का आगमन। 28 जून 1979 से 22 मई 1982 तक कांग्रेस आई के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल रहे। भजनलाल की दूसरी पारी 22 मई 1982 से 5 जून 1986 तक रही। दूसरी पारी भी कांग्रेस आई के रूप में ही उन्होंने संभाली। इसके बाद फिर बंसीलाल दूसरी बार आए। 5 जून 1986 से 20 जून 1987 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दायित्व संभाला।
इसके बाद दूसरी बार फिर चौधरी देवीलाल का आना हुआ। उन्होंने 27 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक जनता दल के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला पहली बार 2 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री बने और मात्र कुछ दिन रहकर 22 मई 1990 को उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। वह भी जनता दल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके बाद हुकम सिंह ने कुछ दिनों के लिए कमान संभाली। 17 जुलाई 1990 से 21 मार्च 1991 तक वह जनता दल के नेता के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को कुर्सी पाने की जल्दी थी। 12 मार्च 1991 को ओम प्रकाश चौटाला दूसरी बार शपथ लेकर कुर्सी पर विराजमान हो गए, लेकिन उनका कार्यकाल मात्र 6 अप्रैल तक का ही रहा। 6 अप्रैल 1991 को उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद फिर भजन लाल आए तीसरी बार 23 जून 1991 से 9 मई 1996 तक कांग्रेस के नेता के रूप में उन्होंने हरियाणा की सेवा की। इसके बाद बंसीलाल तीसरी बार फिर आए 23 मई 1996 से 23 जुलाई 1999 तक, लेकिन इस बार वह कांग्रेस से नहीं बल्कि हरियाणा विकास पार्टी अपनी पार्टी के दम पर सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दिया था। ओम प्रकाश चौटाला की अधूरी तमन्ना फिर पूरी हुई 12 जुलाई 1999 को। 12 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2000 तक INLD के नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 5 मार्च 2000 से 4 मार्च 2005 तक पूरा कार्यकाल उन्होंने किया इंडियन नेशनल लोक दल के चीफ मिनिस्टर के रूप में, और इस बार उन्होंने कई मामलों में छाप छोड़ी। इसके बाद आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भजन लाल को मात देकर उन्होंने कुर्सी संभाली। 5 मार्च 2005 से 26 अक्टूबर 2014 तक लगातार 2 पारियों में हरियाणा की सेवा की। इसके बाद आया चौथे लाल मनोहर लाल खट्टर का युग। उन्होंने शुरुआत की खट्टर नाम हटाने से, सिर्फ मनोहर लाल ही लिखा खुद को, बाद में खट्टर नाम ही उनका प्रचलित हुआ। 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल ने कमान संभाली थी। 27 अक्टूबर 2019 तक पहली पारी में, और इसके बाद 27 अक्टूबर 2019 से 12 मार्च 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। हालांकि उन्होंने दूसरी पारी पूरी नहीं की, उन्हें बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी और केंद्र में जाना पड़ा। 12 मार्च 2024 से अब तक नायब सैनी हरियाणा की कमान संभाल रहे हैं। दोस्तों, ये हमने बताया आपको किस मुख्यमंत्री ने कितने दिन तक कब कब हरियाणा की कमान संभाली। अब हम आपको बताते हैं किस मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में क्या छाप छोड़ी। भगवत दयाल शर्मा के साथ खास बात सिर्फ इतनी ही है कि वह हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में पहला चुनाव हुआ। ओम प्रकाश चौटाला के साथ 4 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है, हालांकि उनका कार्यकाल कम रहा। सबसे लंबे समय तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग 9 वर्ष 8 महीने तक कुर्सी संभाली। बात करते हैं सबसे पहले चौधरी बंसीलाल की। इंदिरा गांधी की सत्ता थी केंद्र में, पूरा आशीर्वाद मिला। दरिया दिली दिखाते हुए हरियाणा के लिए लगातार ग्रांट जारी की कांग्रेस की सरकार थी। चौधरी बंसीलाल को काम करने का अवसर मिला। उन्हें उनके साथियों ने कमजोर मानकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिलवाने में मदद की थी, लेकिन चौधरी बंसीलाल सबसे मजबूत चीफ मिनिस्टर साबित हुए। उन्हें हरियाणा निर्माता यूं ही नहीं कहा जाता। उन्हीं के कार्यकाल में हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंची। हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को है। नहरें बनवाने का श्रेय उन्हीं को है। जवाहरलाल नेहरू नहर जो आज हम देखते हैं, उन्हीं के कार्यकाल में इसकी नींव पड़ी थी, उन्हीं के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। टीलों पर सिंचाई की परियोजना उन्हीं के कार्यकाल में सिरे चढ़ी। हम कह सकते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने हर क्षेत्र में काम किया, सड़कों का जाल बिछाया हरियाणा में। गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंचाने का श्रेय उन्हें ही है। चौधरी बंसीलाल के बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि सड़कों में मोड़ और मास्टरों की मरोड़ उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। यानी मास्टर राजनीति करते थे, उस समय टीचर्स जो राजनीति करते थे, बंसीलाल ने उनके आंदोलन के बावजूद झुकने से इनकार कर दिया और मास्टरों की मरोड़ निकालना इसीलिए प्रचलित हुआ क्योंकि उन्होंने उनको स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां नहीं दी, उन्हें दूर दूर भेजा गया। बंसीलाल के समय ही फरीदाबाद, गुरुग्राम व बहादुरगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की शुरुआत हुई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई। जब बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी के बल पर मुख्यमंत्री बने, तब उनका नारा था शराबबंदी। शराबबंदी के बल पर वह सत्ता में आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दिया था, लेकिन जल्दी ही उनकी भाजपा नेताओं से अनबन हो गई। मनोहर लाल खट्टर उस अनबन के सूत्रधार थे। बंसीलाल सरकार बीच में ही चली गई। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ता संभाली थी, लेकिन यहाँ कार्यकाल की हम बात कर रहे थे। बंसीलाल के दूसरे कार्यकाल में शराबबंदी
लागू की गई थी, लेकिन यह प्रयोग उनका सफल नहीं हुआ। उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र को भी आलोचना झेलनी पड़ी। अंततः हरियाणा सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। अब बात करते हैं चौधरी भजनलाल की। चौधरी भजनलाल के कार्यकाल में हरियाणा में जाट गैर जाट की राजनीति फलने फूलने लगी। चौधरी भजनलाल अपनों के बीच काफी उदार थे। उन्होंने सरकारी कोटे से गरीब लोगों की प्लाट आवंटन में काफी हद तक मदद की, लेकिन कुछ अपने चहेतों को भी इसका लाभ दिया। चौधरी देवीलाल ताऊ के रूप में चर्चित हुए। चौधरी देवीलाल का ऋण माफी का नारा काफी प्रचलित हुआ, पेंशन लागू करने का नारा काफी प्रचलित हुआ। उन्होंने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन लागू की थी, उसे आज भी याद किया जाता है। यह भी कह सकते हैं कि जो पेंशन अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता अब सरकार दे रही है, बेशक वो बढ़ करके 3200 रुपये हो गए, लेकिन उसे आज भी बुजुर्गों में देवीलाल पेंशन के नाम से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में ही राजनीति के केंद्र में किसान आने शुरू हुए। किसानों की राजनीति परवान चढ़ने लगी और किसानों की राजनीति में पूछ बढ़ी। बात ओम प्रकाश चौटाला की उपलब्धियों की करें तो सरकार आपके द्वार के रूप में ओम प्रकाश चौटाला काफी चर्चित रहे थे। वे गाँव में चौपाल पर बैठ करके समस्याएं सुनते थे और वहीं पर उनका समाधान करवाते थे। सरकार आपके द्वार उनके कार्यक्रम काफी चर्चित हुए। चौटाला के कार्यकाल में गुरुग्राम में काफी विकास हुआ। आमतौर पर चौटाला के बारे में गांव देहात जैसी धारणाएं बनी हुई है कि वे गांव देहात की सोच वाले थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के बारे में जो नज़दीक से जानने वाले हैं वह कहते हैं वह एक कुशल प्रशासक थे, अच्छे वक्ता थे। कहते नहीं बल्कि ये तो हकीकत है, हम बोल रहे हैं कि वह एक अच्छे वक्ता थे, कुशल प्रशासक थे। गुरुग्राम को जो आज हम इस रूप में देखते हैं, डीएलएफ जैसी परियोजनाओं की परिकल्पना उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में सीएलयू जैसे घटनाक्रम बेशक काफी चर्चित रहे, लेकिन विकास के मामले में जिस तरह चौधरी बंसीलाल चर्चित हुए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में भी हरियाणा ने विकास की ऊंची छलांग लगाई। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उदारतापूर्वक पैसा मिला। विश्वविद्यालयों की संख्या हो, चाहे कॉलेजों की संख्या हो, चाहे दूसरे संस्थाओं की संख्या हो। ये ठीक है कि उन पर रोहतक का अधिक विकास करने का आरोप लगा, लेकिन जब विकास कार्यों की सूची अगर उठाकर कभी भी देखी जाएगी, संस्थाओं का कभी भी मूल्यांकन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे खड़े पाएंगे, पीछे नहीं खड़े पाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना हुई। पहलवानों और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की नीति भी उन्हीं के कार्यकाल में बनी, लेकिन नौकरियों में पारदर्शिता उनके कार्यकाल में नहीं थी, ऐसी आम धारणा है। इसके बाद सत्ता मिली मनोहर लाल को। शुरुआत में उन्हें नया खिलाड़ी कहा गया, लेकिन मनोहर लाल अपनी नीति पर अडिग रहे, ई गवर्नेंस की नीति पर अडिग रहे। उन्होंने हरियाणा में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया, कंप्यूटरीकृत प्रणालियों को बढ़ावा दिया। डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाते हुए प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र जैसे प्रयोग किए। इन प्रयोगों की शुरुआत में आलोचना हुई, आज भी आलोचना होती है, लेकिन आलोचना धीरे धीरे कम होती आई और तारीफ धीरे धीरे बढ़ती गई। पारदर्शिता से नौकरियां देने की उनकी नीति की सराहना की गई। उनके कार्यकाल में युवाओं ने एक बार फिर से पढ़ना शुरू किया। उन्हें पता था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके ही नौकरी मिलेगी, लेकिन यह सिक्के का एक पहलू ये है, उच्च पदों पर जो भर्तियां हुई उनमें भेदभाव हुए और निगमों के माध्यम से जो भर्तियां हुई उनमें भी भेदभाव हुए। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले यह समझा गया कि अगर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में रहे तो शायद तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं आएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक था। नीतियां अच्छी होते हुए भी मनोहर को बैकफुट पर जाना पड़ा। उन्हें नायब सैनी को कुर्सी सौंपनी पड़ी और अब हरियाणा की कमान नायब सैनी के पास में है। नायब सैनी के कामकाज का मूल्यांकन समय करेगा। फिलहाल उनकी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें ओबीसी के चेहरे के रूप में आगे कर रही है। इन दिनों नायब सैनी बिहार में पसीना बहा रहे हैं। पार्टी के लिए उनकी उपयोगिता कितनी रह पाएगी यह समय बताएगा। उनकी शुरुआत अच्छी है, लेकिन अभी उनका कार्यकाल बहुत थोड़ा सा बीता है। दोस्तों, ये थी हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर, मुख्यमंत्रियों की तस्वीर। हमने सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया। दोस्तों, ये थी हरियाणा की राजनीतिक और आर्थिक तरक्की की रिपोर्ट। आपको हरियाणा दिवस पर हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।